देवरानी जेठानी की बिना खिड़की वाली रसोई। चिलचिलाती धूप में सुषमा का परिवार अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ किराए पर घर की तलाश कर रहे हैं। मम्मी जी जल्दी से घर का पता कीजिए ना, अब तो इस गर्मी में एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कर ही रही हूँ बड़ी बहू, पता नहीं कहीं मिल नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ। चलो वहां पर उस घर की तरह चलते हैं। अब गोपाल अपने परिवार वालों के साथ एक शख्स का दरवाजा पीटता है। वो शख्स अपने घर से बाहर आता है। हाँ जी कहिए, क्या बात है? अजी हम लोग यहाँ पर किराए पर घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आसपास कहीं कोई घर मिल नहीं रहा है। आपके घर में किराए पर जगह मिल सकती है क्या? अरे बाप रे, इतनी गर्मी में इतने सारे जनों को घर में रखना बहुत मुसीबत की बात है। नहीं, आप कहीं और पता कर लीजिए। अब फिर से सुषमा एक नए घर का दरवाजा खटखटाती है और सबके चेहरे पर थकान, माथे पर गर्म पसीने की तपन होती है। हाँ जी, आप लोग कौन है? जी हम लोग किराए पर घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। अगर आपके घर में जगह मिल जाती रेंट पर तो हमारा भला हो जाता। किराए पर घर चाहिए, ठीक है मिल जाएगा। महीने का किराया आपका होगा 3000 रुपए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू चलो सामान उठाओ और घर के अंदर चलो, हमारा तो ऊपर वाला ही फ्लोर होगा ना। हाँ जी मैं नीचे रहूंगी और आप लोगों को ऊपर रहना है। अरे मम्मी जी आपने तो झटपट में घर ले लिया, पहले एक बार अंदर जाकर घर देख तो लीजिए। सब सही है बहू, कम पैसे में घर मिल रहा है वही बहुत है। हाँ तुम्हारी सास ठीक कह रही है। हाँ मुझे भी माँ का कहना ठीक लग रहा है। अब चलो सब। अब सभी किराए के घर में आते हैं, जहां लाइन से 2 कमरे, एक बाथरूम और सामने एक छोटी रसोई बनी होती है। दूसरी ओर से सीढ़ियां छत की तरफ जा रही होती हैं। मम्मी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जगह बहुत कम सी नहीं है? चलो देवरानी जी एक बार रसोई भी देख लेते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं, जहां रसोई जरूरत से ज्यादा छोटी होती है और ना ही उस रसोई में कोई खिड़की होती है। अब दोनों बाहर आकर, मम्मी जी आपने कैसा घर ले लिया? इस घर की रसोई तो बहुत छोटी है और तो और कोई खिड़की भी नहीं है। बिना खिड़की वाली रसोई में हम दोनों देवरानी जेठानी कैसे खाना बनाएंगे? सही कहा माँ जी, वहाँ बहुत गर्मी है, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी माँ जी वहाँ खाना बना बना के। बहू देखो ज्यादा चपड़ मत करो, स्थिति खराब है। हमारी इस बात को समझो और जो जैसा जितना मिल रहा है ना उसी का इस्तेमाल करो। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी शांत हो जाती हैं। अब अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बनाने आती हैं, जहां रसोई में सुबह की ठंडक की जगह दोपहर की गर्मी की तपन होती है। अब दोनों खाना बनाती हैं। जेठानी जी इस रसोई में तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं खुली सड़क पर धूप के नीचे बैठकर खाना बना रही हूँ। सही कह रही हो देवरानी जी, और सुबह जब इतनी गर्मी है तो दोपहर में क्या हाल होगा हमारा। देखिए पसीना कैसे टप टप चू रहा है माथे से। अब पसीने में भीगी हुई दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको खाना खाने को देती हैं। अब गर्मी से परेशान नव्या अपने हाथों को बार बार खुजला रही होती है और इस दौरान नव्या की चूड़ियों से पसीना टपक कर सुषमा के खाने में गिर जाता है। अरे बहू पागल हो गई हो क्या? पीछे करो अपने हाथ। अरे हाथों में खुजली करते करते तुमने अपने हाथ का पसीना हमारे खाने में गिरा दिया है। माँ अब ये बैक्टीरिया वाला खाना हो गया है, आप अपनी दूसरी थाली लगा लीजिए। किसी काम की नहीं हो तुम नव्या। अरे देवर जी शांत हो जाइए, आपको पता भी है हम देवरानी जेठानी की हालत कितनी खराब हो रही है उस बिना खिड़की वाली रसोई में खाना बनाकर। अरे उस रसोई में रत्ती भर हवा पास नहीं होती है, जिस वजह से हमें इतना ज्यादा पसीना आ रहा है और ये भारी भारी चूड़ियां भी पसीने से गीली हो चुकी हैं और अब हमारी कलाइयों में खुजली होने लगी है। हाँ जेठानी जी ने सही कहा, माँ जी कुछ कीजिए ना, इतनी छोटी रसोई में आप भी जानती है कि हमारी खाना बनाने की आदत नहीं है। देखो बहू ये किराए का घर है और हमारे अपने घर की रसोई में तो एसी भी था और खिड़कियां भी लगी थी, लेकिन तुम जानती हो कि हमारे ऊपर लाखों का लोन हो गया है और अथॉरिटीज वालों ने हमारा घर सील कर दिया है। जब तक हम उन्हें पूरे पैसे नहीं देते हमें रहना तो यहीं पड़ेगा। जी माँ जी। अब सभी को खाना खिलाने के बाद दोनों बहू अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। कुछ देर बाद दोपहर के 2 बजे सुषमा फिर से अपनी बहू का दरवाजा पीटते हुए कहती है, तुम दोनों उठोगी नहीं क्या? आज जाकर दोपहर का खाना बना लो, 2 बज गए हैं। अब दोनों ही बहू घबराकर अपने कमरों से बाहर आती हैं। क्या हुआ मम्मी जी? हाँ मम्मी जी क्या हुआ? अभी तो आंख लगी थी और आपने उठा दिया। क्या होगा बहू, दोपहर के 2 बज गए हैं, जाओ दोपहर के खाने की तैयारी करो। क्या मम्मी जी अब दोपहर में भी खाना बनाना पड़ेगा उस छोटी सी रसोई में? सुबह तो हमारी पहले ही बहुत खराब हो गई थी उस बिन खिड़की वाली रसोई में खाना बनाकर। देवरानी जी ठीक कह रही है मम्मी जी, अभी तो वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही होगी। मैं आप लोगों के लिए फल काट दूं, आप वही खा लीजिए।
बहू पागल हो गई हो क्या? जाकर खाना बनाओ, तुम्हारे ससुर जी को भूख लग रही है। अब दोनों देवरानी जेठानी दोपहर 2 बजे चिलचिलाती गर्मी में रसोई में खाना बनाने जाती हैं, लेकिन रसोई के फर्श पर पैर रखते ही उनके पैर जलने लगते हैं। वाह जेठानी जी, रसोई की फर्श तो बहुत ज्यादा गर्म हो रही है और अभी तो हमने गैस भी नहीं चलाई है, फिर ये फर्श इतनी गर्म कैसे हो रही है? वाह हाय माँ, देवरानी जी हम छत के नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, इसीलिए छत जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ज्यादा गर्म हमारी ये रसोई होगी। हे भगवान जेठानी जी, हम कहाँ फंस गए? अब दोनों देवरानी जेठानी फ्रिज से सब्जी निकालकर सब्जी काटती हैं और सब्जी को कढ़ाई में छौंकना शुरू करती हैं। अब सब्जी जैसे ही मसाले में भुननी शुरू होती है, रसोई में चारों तरफ तीखे मसालों का गैस और धुआं भरने लगती है। वहीं नव्या पतीले में पुलाव बना रही होती है और कढ़ाई में सूखी मिर्च प्याज को भून रही होती है, जिसका धुआं भी तेजी से रसोई में भर रहा होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाप रे जेठानी जी, मेरी तो नाक लाल हो गई छींक छींक के। देखिए ना, पूरी रसोई में हम दोनों के खाने का धुआं भर गया है, छत से भी बहुत गर्माहट आ रही है। अरे देवरानी जी, आप मेरी आंखें देखिए, इन तीखे मसालों के धुएं से मेरी आंखें लाल हो गई हैं। चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी परेशान होकर रसोई से बाहर निकलती हैं और नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं कि तब भी नीचे से गरम गरम खाने का धुआं ऊपर की ओर जाता है। अरे बाप रे, ये गरम गरम भभका कहाँ से आ रहा है? नीचे कुछ जल रहा है क्या? पता नहीं ये गरम गरम उमस कहाँ से आ रही है। यहाँ तो कहीं चैन नहीं है, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी फैली है। इतने में मकान मालकिन सीढ़ियों पर आती है। क्या हो गया तुम दोनों देवरानी जेठानी, इतना क्या परेशान हो रही हो? मैं नीचे रसोई में खाना बना रही हूँ और मेरी रसोई में भी कोई खिड़की नहीं है, ना ही कोई एग्जॉस्ट फैन है, जिस वजह से मेरी रसोई के खाने का धुआं भी इसी सीढ़ियों से होते हुए छत से बाहर निकलता है। बाप रे, आपने घर बनाया है या आग की भट्टी? सच में यहाँ तो बड़ा झमेला है। अब किराए के घर में थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। अब दोनों देवरानी जेठानी दोबारा से रसोई में आती हैं और खाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। इतने में उन दोनों की ही साड़ी पसीने से चिपचिपी और गीली हो जाती है। जेठानी जी, दोपहर में खाना बनाना इतना भी आसान नहीं है। गर्मी में देखिए मेरी साड़ी पसीने से कितनी गीली हो गई है। अब इस गीली साड़ी से अपने शरीर का पसीना पोंछ रही हूँ तो शरीर और चिपचिपा रहा है। हाँ देवरानी जी, मेरी भी साड़ी पसीने से भीग गई है। चलिए इसको थोड़ा निचोड़ लेते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी साड़ी को सिंक में निचोड़ती हैं, जिसमें से भर भर कर पसीना निकलता है। बाप रे जेठानी जी, कभी सोचा नहीं था कि इतना खून पसीना बहाकर हमें अपने ससुराल वालों को खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। खैर खाना तो बन गया है, अब सबको खिला देते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती हैं। अब अंजू खाना निकालकर प्लेट में डाल रही होती है कि तभी अंजू के हाथ से खाने की कड़छी फिसल जाती है और गरम गरम सब्जी अमित के पैंट पर गिर जाती है। दूसरी तरफ नव्या के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गौरव की कमीज पर गिर जाता है। अरे क्या कर रही हो नव्या, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? काम करने में मन नहीं लगता क्या? और तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अंजू, खाना प्लेट में डाला जाता है कि पैंट पर? इस गरम गरम खाने ने मेरी पूरी जांग जल गई। ये दोनों देवरानी जेठानी जब से यहाँ आई हैं, तब से सारे काम बिगाड़ रही हैं। क्या हुआ भाभी, बोलिए ना, ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? अब दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से परेशान होकर कहती हैं। कैसे हो रहा है नंद जी? आपको दिखाई नहीं देता क्या कि गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है? ये सब कुछ गर्मी की वजह से हो रहा है। गर्मी ठीक है, तेरे ही हाथ में जान नहीं है। माँ जी, इस गर्मी के चक्कर में तो हाथ की जान भी जा चुकी है। अरे आप मेरे कपड़े देखिए कितने ज्यादा गीले हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं भी अभी पानी में नहा कर आई हूँ, लेकिन नहीं, नहाया तो मैंने पसीने से है और मेरे हाथ भी पसीने से गीले हो रहे हैं, जिस वजह से मेरे हाथ से खाने की कलछी फिसल गई और खाना आपके ऊपर गिर गया। जेठानी जी ठीक कह रही है, मेरे हाथ में भी बहुत पसीना आ रहा है, जिस वजह से पानी का ग्लास मेरे हाथ से फिसल गया। ऊपर से उस रसोई में देखिए कितनी ज्यादा गर्मी की तपन भरी हुई है। वहां तो इंसान 1 सेकंड खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हम 1.5 घंटे से वहां खाना बना रहे हैं। अरे ठीक है बहू, कुछ महीने और एडजस्ट कर लो। अब सबके खाने के बाद झूठे बर्तन लेकर देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं और झूठे बर्तनों को सिंक में धोने लगती हैं। इतने में अंजू अपने माथे का पसीना हाथ से छिटकते हुए पोंछती है और वो पसीना देवरानी के मुंह पर आ जाता है। ओ जेठानी जी, कंट्रोल योरसेल्फ, आप ये क्या कर रही हैं? पसीना अपनी साड़ी से पोंछ लीजिए ना। इतनी गंदे तरीके से आपने पसीने को झटका है कि वो पसीना मेरे मुंह में चला गया। सॉरी देवरानी जी, लेकिन मेरी साड़ी तो पहले ही पसीने से गीली है। सॉरी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वैसे काश इस रसोई में एक खिड़की होती तो हमारे बदन पर इतना पसीना नहीं आता। खिड़की से आती हवा हमारे पसीने को सुखा देती। अब दोनों देवरानी जेठानी बर्तन धोती और बचे हुए खाने को फ्रिज में रखते हुए कहती हैं,
जेठानी जी देखिए, खाना काफी बच गया है, अब रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, यही खाना गर्म करके सबको खिला देंगे। ठीक है देवरानी जी। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई का काम खत्म करके अपने अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। अब शाम को दोनों देवरानी जेठानी अपनी नींद पूरी करके रसोई में आती हैं। जेठानी जी खाना तो बनाना नहीं है, क्योंकि हमने तो दोपहर में ही खाना बचाकर फ्रिज में रख दिया था। हाँ सही कहा तुमने, चलो उस खाने को हल्का गर्म कर देते हैं। अब अंजू फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। हे भगवान देवरानी जी, फ्रिज से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ सच में बदबू तो बहुत गंदी आ रही है, जरा ये खाना बाहर निकालिए तो जेठानी जी। अब अंजू खाना बाहर निकालती है तो उसमें सड़ी गंदी बदबू आ रही होती है। अरे जेठानी जी, ये खाना तो खराब हो गया, ये फ्रिज काम नहीं कर रहा है क्या? अब दोनों देवरानी जेठानी फ्रिज के बोर्ड को देखती हैं और फिर फ्रिज पर हाथों से थपथपाते हुए कहती हैं, अरे देवरानी जी, ये फ्रिज तो काम नहीं कर रहा है, ये तो बंद पड़ा हुआ है, अंदर से कोई ठंडक भी महसूस नहीं हो रही है। इतने में वहां पर सुषमा आती है और वो रसोई की गंदी बदबू को सूंघकर अपनी नाक बंद करते हुए कहती है, बाप रे, ये कैसी सड़ी हुई बदबू फैला रखी है तुमने रसोई में। अरे जब जानती हो रसोई में कोई खिड़की नहीं है तो इतना कचरा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, फेंक क्यों नहीं देती कचरा? माँ जी, बदबू कचरे से नहीं आ रही है, खाने में से आ रही है। हमारा फ्रिज वो अब खराब हो गया है, हमने ये खाना दोपहर में फ्रिज में रखा था ताकि शाम को हमें कुछ ज्यादा ना बनाना पड़े। हाँ, और जब हमने शाम को फ्रिज खोला तो फ्रिज में खाना सड़ा हुआ था और फ्रिज भी बंद पड़ा था। माँ जी, इस रसोई में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऊपर से छत की गर्मी भी सीधा हमारे फ्लोर पर ही आती है, जिस वजह से हमारा फ्रिज भी बंद पड़ गया है। हे भगवान, अब तो पैसे भी नहीं है फ्रिज लेने को, अब क्या करेंगे? छोड़ो इस फ्रिज को, आज से तुम दोनों कम खाना बनाना ताकि वो समय से खत्म हो जाए और अभी रात का खाना बनाना शुरू कर दो। अब इतना कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। जेठानी जी, अब हमें रात का खाना इस कड़कती गर्मी में बनाना पड़ेगा। हमारी मालकिन ने इस रसोई में खिड़की क्यों नहीं बनवाई? पता नहीं उनके कितने ही पैसे लग जाते कि एक खिड़की बनाकर। बताओ, ऐसे आलम जमाने की रसोई बना रखी है। अरे किराएदार को घर देना है तो क्या कुछ भी बना कर रख देंगे उनके लिए? अब आपस में कुरकुर करते हुए दोनों ही देवरानी जेठानी रात का खाना बनाती हैं। एक तरफ कढ़ी बन रही होती है तो दूसरी तरफ जीरा राइस। इतने में वहां पर उनकी नंद पूजा पानी पीने के लिए रसोई में आती है और रसोई में चारों तरफ खाने का धुआं भरा हुआ होता है। पूजा रसोई में घुसते ही तेज खांसने लगती है। ओ गॉड भाभी, आप लोग ये क्या कर रही हैं रसोई में? कितना धुआं है यहाँ पर, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे पानी चाहिए, प्लीज मुझे पानी दीजिए, मैं यहाँ से जाऊं। बस 5 मिनट में हवा टाइट हो गई नंद जी। हम तो यहाँ इस घुटन में सुबह शाम दोपहर 1-1 2-2 घंटे खड़े होकर खाना बनाते हैं। सही कह रही हैं देवरानी जी। और किराए का घर सबके लिए ठीक है, लेकिन मुश्किल हम दोनों देवरानी जेठानी को ही हो गई है, क्योंकि रसोई में तो सारा समय हमें बिताना पड़ता है। और ये माचिस की डिब्बी जितनी छोटी रसोई, ऊपर से इसमें कोई खिड़की भी नहीं है। बिना खिड़की वाली रसोई में हम दोनों देवरानी जेठानी कैसे खाना बनाती है ना, ये हम ही जानते हैं। भाभी मुझे प्लीज पानी दे दो, मैं अभी आपकी बातें बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। अब पानी पीकर पूजा वहां से चली जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से परेशान होकर रात का खाना बनाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और आराम करते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुषमा के घर में गांव में कुछ मेहमान आते हैं। अरे शकुंतला, देवकी, उर्मिला, तुम तीनों यहाँ कैसी हो? बड़ी बहू, छोटी बहू, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी बुआ सास। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी बुआ सास के पैर छूती हैं। खुश रहो बहू। जेठानी जी कमर कस लीजिए, गर्मी में बिना खिड़की वाली रसोई में हमारी हालत खराब करने के लिए गांव से मेहमान आ गए हैं। सच में मुझे तो इन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं ये लोग कब जाएंगे। जेठानी जी अभी तो ये लोग आए ही हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी अभी तक खड़ी हो? जाओ अपनी बुआ सास के लिए कुछ बना कर लेकर आओ खाने का। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं। दोपहर के 3 बज रहे होते हैं और रसोई आग की भट्टी जैसे तप रही होती है। जेठानी जी ऐसा लग रहा है रेगिस्तान के गरम गरम रेत में बैठकर खाना बना रही हूँ। हाँ सही कह रही हो तुम, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। चारों तरफ सब्जी का धुआं, गरम तवे की तपन फैली हुई है, दम घुट रहा है मेरा। दूसरी तरफ से शकुंतला देव की उर्मिला सुषमा से कहती है, सुषमा अपनी बहू को बोल मेरे सत्तू के पराठे बना दे, आलू भर के, गर्मी में मैं वही ज्यादा खाती हूँ। और मेरे लिए ठंडी ठंडी राजमा लोबिया की सब्जी और मूंग दाल की खिचड़ी बनाने को बोल दे। मेरे लिए तो शाही पनीर बनाना, मैं तो दबा कर खाती हूँ चाहे गर्मी हो या सर्दी। अच्छा, मैं अपनी बहू को बताकर आती हूँ, रुको। अब सुषमा रसोई में आती है, जहाँ रसोई में चारों तरफ खाने का गर्म धुआं भरा होता है और उसकी दोनों बहू पसीने में गीली होती हैं।
बाप रे बाप, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो इस रसोई में। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी छोटी बुआ सास को सत्तू के पराठे खाने आलू भर के, और मंजली सास को लोबिया राजमा और मूंग दाल की खिचड़ी खानी, और बड़ी बुआ को तो शाही पनीर मटर पनीर सब खाना है। जरा बना दो। अरे ये क्या माँ जी, आप अपनी आंखों से देख रही हैं कि रसोई में खिड़की नहीं है, खाने का गर्म धुआं चारों तरफ भरा हुआ और हम गर्मी से परेशान हो रहे हैं, उसके बाद भी आप हमें इतने सारे पकवान बनाने को कह रही हैं। हाँ माँ जी, इतनी गर्मी में हम इतना सब कुछ कैसे बनाएंगे, आप तो सब देख के अनदेखा कर रही हैं। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन मेहमानों को मुंह खोलकर मना नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मुंह खोलकर फरमाइश की है, इसीलिए चलो बना दो। अब इतना कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। वहीं बेलन पटकती हुई अंजू कहती है, देवरानी जी, आप मुझसे छोटी हैं, लेकिन सच कहूँ तो मेरा मन कर रहा है कि ऐसी ऐसी गालियां दो ना घर आए मेहमानों को कि उनके कानों से खून निकल जाए और वो दुम दबाकर यहाँ से भाग जाए। मेरा तो मन कर रहा है इतनी गर्मी में जिस मुंह से ये लोग फरमाइश कर रहे हैं ना, उसी मुंह पर ये गरम गरम चिमटा चिपका दो। बहू की तो परेशानी ये लोग समझते ही नहीं है। अब कुरकुर करते हुए दोनों देवरानी जेठानी अपनी बिना खिड़की वाली रसोई में सत्तू के पराठे बनाती है, फिर मूंग दाल की खिचड़ी, दूसरी तरफ राजमा और लोबिया की सब्जी बनाती है, और फिर पनीर काटकर पनीर की सब्जी, पुलाव, पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। और अब इतना सारा खाना बनते बनते रसोई में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों देवरानी जेठानी के शरीर पर अचानक से लाल लाल मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं, और जब उन दानों पर नमकीन पसीना इकट्ठा होता है तो उनकी जान निकल जाती है। जेठानी जी, मेरे शरीर पर कुछ हो रहा है क्या? ये पसीना सुई की तरह चुभ रहा है मेरे बदन पर, और जलन भी बहुत हो रही है। देवरानी जी, हम दोनों के शरीर पर गर्मी की तपन से लाल लाल घमौरी हो गई है, और जब इन घमौरियों पर नमकीन पसीना इकट्ठा हो रहा है तो ये मिर्च की तरह जलन कर रही है और साथ ही सुई की तरह चुभ रही है। अब बड़ी कठिनाइयों के साथ दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर घर वालों को खिलाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है सुषमा तुम्हारी बहू ने। काम करो बहू, हमारे लिए ना थोड़ा ठंडा ठंडा रायता भी बना दो। इन खानों के साथ अगर रायता मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ, खीरे का रायता बना लो बहू। जेठानी जी, यहाँ बिना खिड़की वाली रसोई में खाना बनाकर हम दोनों देवरानी जेठानी की हालत खराब हो रही है और इन मेहमानों की फरमाइश खत्म नहीं हो रही है। कहाँ खो गई बहू? जाओ रायता ले आओ जाकर। अब दोनों बहू गुस्से से पैर पटकती हुई रसोई में आती हैं, खीरा छीलती हैं और उसे दही में डालकर उसमें काली मिर्च और जीरा, कुछ चटपटे मसाले और रायता मसाला डालकर खीरे का रायता तैयार कर देती हैं और फिर सबको खाने को देती हैं। अब सबके खाना खाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी झूठे बर्तनों को आकर रसोई में धोने लगती हैं। बाप रे, इन मेहमानों के चक्कर में तो इतने सारे बर्तन गंदे हो रहे हैं और अब हमें 1 घंटे तक गर्मी में खड़े होकर ये बर्तन धोने होंगे। सही कहा तुमने, ऊपर से टंकी का पानी भी आग की तरह तप रहा है। जेठानी जी, बस अब बहुत हो गया। आज हम बर्तन धोकर मकान मालकिन के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे खिड़की को लेके। अब दोनों देवरानी जेठानी बर्तन धोकर मकान मालकिन के पास आती हैं। अरे तुम दोनों मेरे कमरे में क्या हुआ? और तुम्हारे शरीर पर ये दाने दाने कैसे हो रहे हैं? कैसे होंगे मकान मालकिन जी, आपकी उस छोटी सी रसोई में एक भी खिड़की नहीं है। उस बंद रसोई में खाना बनाते बनाते गर्मी से हमारे शरीर की ये दशा हो गई है। मेरी देवरानी ठीक कह रही है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है मकान मालकिन जी। क्या हम आपकी उस रसोई में एक छोटी सी खिड़की बना सकते हैं? उसका खर्चा भी हम ही उठाएंगे। अब ये सब सुनकर कलावती गुस्से से कहती है, ऐसा है, मेरे घर के बनावट में छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा है वैसे ही रहने दो। अब इतने में वहां पर सुषमा आती है और वो सारी बातें सुन लेती है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? जब मकान मालकिन कह रही हैं कि उन्हें अपने घर के बनावट में कुछ छेड़छाड़ नहीं करवानी है, तो तुम क्यों बार बार खिड़की की जिद करती हो? चलो जाओ यहाँ से। अब दोनों देवरानी जेठानी गुस्से से दांत पीसकर वहां से ऊपर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर आए मेहमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो रोज नए नए पकवान की फरमाइश करते हैं, जिसे बना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी की हालत दुबली पतली हो जाती है। और फिर एक दिन वो गुस्से में मेहमानों पर चिल्ला उठती हैं। बस बहुत हो गया, 1 हफ्ते से ऊपर हो गए, आप लोगों को अपने घर नहीं जाना है क्या? हाँ सच में, आप लोगों को दिख नहीं रहा कि हम लोग किराए के घर में रहते हैं और इतनी परेशानी के साथ उस छोटी सी रसोई में हम देवरानी जेठानी खाना बनाती है, लेकिन आप सब है की फरमाइश पर फरमाइश करती रहती हैं और जाने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे अपने घर का कितना राशन बचा लेंगे आप यहाँ बैठकर? अब ये सब सुनकर घर आए मेहमान गुस्से से लाल पीले होकर कहते हैं, बस बस जा रहे हैं यहाँ से। जितना खिलाया नहीं है उतना तो ताना ही मार दिया। बहू, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारी बुआ सास है। अरे तो क्या करे माँ जी ऐसे मेहमानों का जो हमारी तकलीफ ही नहीं समझ रहे हैं। अरे आप लोग जाइए यहाँ से। अब ये सुनकर गुस्से से सभी मेहमान अपना बैग उठाकर वहां से चले जाते हैं।
अब अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से परेशान होकर मार्केट जाती हैं और मार्केट से छोटा टेबल फैन खरीदती हैं। देवरानी जी, ये सही है, इस छोटे टेबल फैन से थोड़ी राहत तो मिलेगी रसोई में। हाँ जेठानी जी। भैया कितने का हुआ ये? जी ये तो 5,000 का है। बाप रे भैया, गर्मी में तो आप भी बहुत लूट रहे हो। ठीक है दे दो, मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा ही। अब दोनों देवरानी जेठानी वो टेबल फैन लेकर घर आती हैं और रसोई में खाना बनाते वक्त रसोई के दरवाजे पर वो टेबल फैन चलाकर छोड़ देती हैं कि तभी वहाँ सुषमा आती है। अरे ये क्या, तुमने टेबल फैन खरीद लिया? तुम जानती हो ना घर में कितनी दिक्कत है पैसों की, और अभी गर्मी में ये बहुत महंगा मिला होगा। माँ जी महंगा तो मिला है, पर आप ये भी तो देखिए हम बिना खिड़की वाली रसोई में कितना परेशान हो जाते हैं खाना बनाकर। अब अंजू इतना कहती है कि तभी नीचे से मकान मालकिन आती है। अरे ये क्या खड़खड़ की आवाज आ रही है घर में से? क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे बाप रे, तुमने रसोई में टेबल फैन लगा रखा है, ये सब बंद करो अभी के अभी। अब कलावती बोर्ड से प्लग खींचती है। देखो मेरे घर में जितने पंखे और लाइट लगे हुए हैं, आप लोग सिर्फ उसी का इस्तेमाल करो, अलग से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर चलाने की जरूरत नहीं है। अरे बिजली बिल भी तो आएगा, कौन भरेगा उसे? अरे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी बहुएं थोड़ी नादान है। बिजली बिल में भी तो हमें आधा पैसा देना होगा। आप जाइए, मैं इस पंखे को भी बंद कर देती हूँ। अब सुषमा उस पंखे को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी को फिर से गर्मी में ही खाना बनाना पड़ता है। अब रात को दोनों ही देवरानी जेठानी अपने पति से हॉल में कहती हैं, आप लोगों से अभी तक पैसे नहीं जुड़े हैं क्या? हम कब अपने पुराने घर में जाएंगे? हाँ जी, आप लोग जल्दी से लोन का काम खत्म कीजिए ना। इस बिना खिड़की वाली रसोई में अब हमारी हालत खराब हो चुकी है खाना बना बना कर। हाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम्हें ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी पैसे नहीं जुड़े हैं। अब इतना कहकर दोनों ही भाई वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी पड़ोस की राधिका की रसोई में उसे सब्जी देने जाती हैं, जहां राधिका की रसोई में एसी लगा होता है और साथ ही खिड़कियां भी होती हैं। अरे आप दोनों यहाँ अचानक? जी ये हमने शाही पनीर बनाया, सोचा आपको भी दे दे। जी शुक्रिया, वैसे मुझे शाही पनीर बहुत पसंद है और मुझे आपकी ये रसोई बहुत पसंद आ रही है। हमारी भी रसोई पहले ऐसी ही थी, लेकिन फिर किसी दिक्कत की वजह से हमें किराए के घर में रहना पड़ रहा है और वहाँ पर ना तो एसी है, ना पंखा, ना ही कोई खिड़की। बाप रे, तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको वहाँ। आपके तो शरीर पर हल्की फुल्की घमौरी के निशान भी हैं। हाँ ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, भी थोड़ा आराम है। वैसे आपकी रसोई में काफी सुकून है, ऐसी ठंडक के लिए तो हम दोनों तरस रहे हैं। बाकी चलिए अब हम चलते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी आते वक्त बाजार से कुछ ठंडे पौधे खरीदती हैं। जेठानी जी मैं ना मनी प्लांट, तुलसी, पुदीना और ये छोटा नींबू का पौधा ले रही हूँ। कहते हैं कि ये पौधे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। हम इसको रसोई के पास रखेंगे ताकि हमें घुटन कम महसूस हो रसोई में। हाँ देवरानी जी, अब पौधे ही हमारी जान बचा सकते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी पौधे खरीद कर लेकर आती हैं और उसे रसोई के बाहर रख देती हैं। सुषमा रसोई के पास पौधे देखकर, ये क्या, तुम दोनों इतने महंगे महंगे पौधे खरीद कर लेकर आ गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। अरे मम्मी जी, ये पौधे इतने भी महंगे नहीं हैं और इसे खरीदना बहुत जरूरी था क्योंकि खाना बनाते वक्त रसोई में काफी घुटन महसूस होती है और ऑक्सीजन लेवल गर्मी से कम हो जाता है। ये पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इससे हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और घुटन भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, फिर ध्यान रखना इन पौधों का। अब 2 से 3 दिन तो वो पौधे रसोई में हल्की ठंडक बरकरार रखते हैं, लेकिन चौथे दिन वो पौधे भी सूखकर लकड़ी बन जाते हैं। लो सुखा दिया ना तुमने इतने महंगे पौधों को। अरे पैसा बर्बाद करना आता है तुम दोनों को बस। अरे मम्मी जी, इतनी गर्मी में इंसान सूख रहा है, ये तो फिर भी पौधे थे। पता नहीं कब हमें इस किराए के घर से छुटकारा मिलेगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी का बिना खिड़की वाली उस छोटी सी रसोई में खाना बनाकर हालत खराब होने लगती है और अब उन्हें खाना बनाते बनाते कभी उल्टी आती है तो कभी चक्कर, और फिर कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से बिस्तर पकड़ लेती हैं। माँ जी बस बहुत हो गया, अब मैं और उस बिन खिड़की वाली रसोई में खाना नहीं बना सकती हूँ। माँ जी, देवरानी जी ठीक कह रही है, अब मेरी भी हिम्मत नहीं है इस किराए के घर में उस बिन खिड़की वाली रसोई का इस्तेमाल करने की। अब आप हमें कैसे भी अपने घर लेकर जाइए। अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमें हमारी वो फैसिलिटीज वापस चाहिए। तभी बड़े तीखे शब्दों में सुषमा कहती है जैसे मानो ये सब उसी की साजिश हो। अच्छा, अब तुम्हें अपनी वो रसोई याद आ रही है? याद है जब उस घर में तुम्हें पूरी फैसिलिटीज मिलती थी तो तुम दोनों क्या करती थी? अरे ये दोनों बहू रसोई की एसी चलाकर खिड़कियां खोलकर कहाँ गायब हो रखी। इनके चक्कर में लाखों का बिल मेरे बेटों को भरना पड़ेगा।
अब सुषमा अपनी बहू के पास आती है जो हॉल में एसी चलाकर बैठी होती है। तुम दोनों देवरानी जेठानी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे जब रसोई का काम खत्म हो जाता है तो तुम रसोई की एसी क्यों नहीं बंद करती हो? वहाँ का एसी चलता छोड़कर तुम दोनों यहाँ एसी चलाकर बैठी हुई हो। अरे तो क्या हो गया मम्मी जी, हमारे हस्बैंड लाखों का बिजनेस करते हैं, इतना क्या सोचना। हाँ लेकिन फिर भी हमारी सास हमें रोकती टोकती रहती हैं। चलो यहाँ से चलते हैं देवरानी जी। अब इसी तरह रसोई में प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर खाने पीने की चीज होने के बाद भी दोनों देवरानी जेठानी बाहर से खाना मंगाकर घर वालों को खिलाती हैं। अरे बहू, घर में खाना क्यों नहीं बनाया? बाहर का खाना खाने का मन नहीं है। 1 हफ्ते से बाहर का खाना ही खिला रही हो तुम। बहू, जब रसोई में एसी लगी है, खिड़की है, खाने पीने की सारी चीज रखी हुई है, उसके बाद भी तुम दोनों बाहर के खाने में पैसे क्यों खर्च कर रही हो? हाँ माँ ठीक कह रही है, तुम दोनों को न तो पैसे की वैल्यू है और न ही चीजों की। अरे बस बस, जब देखो तब हमें सुनाते रहते हैं आप लोग। अरे इतना पैसा है हमारे पास, थोड़े पैसे खर्च कर दिए तो क्या हो गया, और नहीं तो क्या, इतना तो चलता है। अब हर चीज में अपनी पत्नियों को यूं लापरवाह होता देखकर दोनों भाई एक दिन अपनी माँ से कहते हैं, माँ हम अपनी पत्नियों को जितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो उनका उतना ही ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, हमारी पत्नी को चीजों की कदर नहीं है। इस तरीके से तो माँ हम एक दिन रोड पर आ जाएंगे। उस दिन अपने बेटे को परेशान देखकर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें कैसे भी सबक तो सिखा कर रहूंगी। इसका मतलब माँ जी ये सब कुछ आप जानबूझकर कर रही हैं? माँ जी आपने हमारे साथ चालाकी की, लेकिन फिर वो लोन और वो घर के कागजात गिरवी रखना, वो सब क्या था? अब इतने में वहां पर सुषमा के दोनों बेटे भी आते हैं। वो सब भी एक साजिश ही थी अंजू। हाँ, एक एक चीज तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया हम लोगों ने, ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब इंसान को फैसिलिटीज मिलती हैं, जब वो उसकी कदर नहीं करता है तो उसे कितने बुरे दिन देखने पड़ते हैं। और हम जानते थे कि जब तक तुम उन बुरे अनुभवों से नहीं गुजरोगी तब तक तुम्हें चीजों की वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए सबसे पहले हमने अपना वो लग्जरी घर छोड़ना ही ठीक समझा। अब दोनों ही बहू को शर्मिंदगी के साथ अपनी गलतियों का एहसास होता है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम सच में बहुत गलत थे जो हम चीजों की इज्जत नहीं करते थे, और जब हमें यहाँ पर आकर कंगाली और कंजूसी में दिन निकालने पड़े तो हमें एहसास हुआ कि हमारी पहले वाली जिंदगी कितनी अच्छी थी जिसकी हमने कदर नहीं की। हाँ माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हमें हमारे घर ले चलिए और अब हम चीजों की भी इज्जत करेंगे और पैसों की भी, पर हमें यहाँ से ले चलिए, अब हमारा यहाँ दम घुटता है। अब सुषमा अपनी दोनों बहुओं की गलतियों को माफ करती है और अपने पूरे परिवार के साथ अपने लग्जरी घर में लौटती है। अब अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी अपने लग्जरी रसोई में एसी की ठंडक में खाना बनाती हुई। जेठानी जी कितने महीनों बाद हम अपनी एसी वाली रसोई में खाना बना रहे हैं, खिड़की भी खुली है, कितनी ठंडक है यहाँ पर। सही कहा, लेकिन माँ जी की बातें याद है ना, हमें चीजों की वैल्यू करनी है। खाना बनते ही हम खिड़की और एसी बंद कर देंगे, नहीं तो माँ जी फिर से कोई चालाकी करके हमें बुरे दिनों का अनुभव करवाएंगी। अब दूर खड़ी सुषमा ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अब मेरी बहू पूरी तरीके से चीजों को समझने लगी है। अब इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी अपने लग्जरी ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती हैं।